नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और आपके साथ मैं हूं पर्णिका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। खाड़ी क्षेत्र में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा तनाव अब खुले युद्ध में बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस लड़ाई को 7 दिन बीत चुके हैं और अब इजराइल अमेरिका का जो हमला है ईरान पर वो लगातार जारी है। इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम को निशाना बनाया गया है। इन हमलों के बाद कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं और लोग सुरक्षित जगहों की तरफ जा रहे हैं। यरूशलेम में भी कई बार सायरन की आवाजें सुनाई दी गई, जिससे लोगों में डर और तनाव बढ़ गया है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान से भी इजराइल पर हमले शुरू हो गए हैं। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायली सेना के एक सैन्य दल पर हमला किया, जिसमें 3 सैनिक घायल हो गए। इस बीच अमेरिका भी सीधे तौर पर इस संघर्ष में सक्रिय दिख रहा है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान के एक ड्रोन कैरियर को निशाना बनाकर हमला किया, यानी अब यह टकराव सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इजराइल, ईरान, लेबनान और अमेरिका के शामिल होने से यह संघर्ष कई मोर्चों पर फैलता जा रहा है और पूरी दुनिया की नजरें अब इसी संकट पर टिकी हुई हैं। तो आज लगातार हमले का 7वां दिन है और अभी भी लगातार हमले जारी हैं। इस बीच जो हिजबुल्लाह है, लेबनान का एक आतंकवादी संगठन, वो भी एक्टिव नजर आ रहा है और वो लगातार ईरान का साथ देकर इजराइल पर हमला कर रहा है। जो जंग है वो आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि आज ईरान, इजराइल और अमेरिका के हमले का 7वां दिन है और लगातार जो हमला है वो भी जारी है। यरूशलेम में भी सायरन गूंजे, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल दिखा, लोग बंकर की तरफ भागे। तो तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि ईरान ने भी तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाया। इस बीच जो हिजबुल्लाह है वो भी लगातार ईरान का साथ दे रहा है और हमले कर रहा है इजराइल पर। और बाकी तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, क्या कुछ तमाम अपडेट है? आज युद्ध का 7वां दिन है और लगातार कई मोर्चों पर युद्ध लड़ा जा रहा है। इसमें हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो चुकी है। क्या कुछ तमाम अपडेट हैं? बिल्कुल पर्णिका, क्योंकि आज 7वां दिन हो चुका है और लगातार जो ये युद्ध है ये 7 दिनों से चल रहा है, जो साफ तौर पर इस बात को दर्शाता है कि दोनों ही देश एक कदम भी पीछे लेने को तैयार नहीं है। क्योंकि मध्यस्थता की बात लगातार की जा रही है। बोला जा रहा है कि अगर दोनों देश किसी तरीके की कोई कूटनीतिक बात करें, अगर डिप्लोमेटिक कोई भी स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है तो शायद ये जो युद्ध है ये रुक सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस युद्ध में ये या फिर यूं कहा जाए कि अगर गर्म भट्टी में कोई भी हाथ नहीं देना जा रहा है। क्योंकि ईरान और इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो ईरान, इजराइल पूरी तरीके से युद्ध की आंख में 2 से 3 साल से लगातार झुका हुआ था। लेकिन अब जब अमेरिका ने इजराइल को और ज्यादा पावर दे दिया है तो उसके बाद से बिल्कुल भी इजराइल एक कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है। अब 7वां दिन आज है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर 7 दिन से किसी देश में युद्ध चल रहा है तो वहां के रिसोर्सेज भी कहीं ना कहीं कम होते हैं, वहां की इकोनॉमिकली जो फॉर्म्स होती हैं वो कम होती हैं। तो किसी भी तरीके की कोई बात अभी फिलहाल दोनों देश करने को तैयार नहीं है। ईरान, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ईरान के पास नुकसान हुआ है। नेतृत्व की कमी अब कहीं ना कहीं ईरान के अंदर हो गई है। जो नीतियां बनाने वाले खामेनी थे वो जा चुके हैं, रक्षा मंत्री जा चुके हैं, आर्मी चीफ जा चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने एक बार भी हाथ पीछे नहीं लिया। ईरान लगातार तमाम मिसाइलें दागी जा रही हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर कभी हाइपरसोनिक, कभी बैलिस्टिक मिसाइल्स, तमाम रॉकेट्स एक दूसरे के ऊपर लगातार चलाए जा रहे हैं। जो दर्शाता है इस बात को कि दोनों ही देश के बीच में अभी गुस्सा बहुत ज्यादा उबल रहा है। पर्णिका, ऋतिक, मेरा अगला सवाल आपसे ये कि जो खामने की मौत हुई है, क्या खामने की जगह अब कौन लेगा? किस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है आखिर चुनाव की, क्या कुछ इस पर जानकारी आपके पास है? ठीक है, खामनेई की अगर हम बात करते हैं, देखिए क्योंकि बार बार ये नाम आ रहा था कि खामनेई के जो बेटे हैं वो उनकी जगह आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी खामनेई के अलावा कोई किसी को एक्सेप्ट इसलिए भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो युद्ध अभी चल रहा है, आपको बता दें पर्णिका, क्योंकि हम सभी ने देखा था कि जो नीतियां थी खामनेई की वो एक अलग तरीके की थी। ईरान के जो लोग थे वो उनके साथ कनेक्ट कर पाते थे, बहुत सारी बातें होती थी, तो वहां के लोग उस आइडियोलॉजी, उस मेंटेलिटी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अब खामनेई जब जा चुके हैं, उनके बेटे का नाम लगातार आ रहा है सामने, लेकिन बावजूद उसके इस बात का विरोध भी है। ईरान में बार बार ये बोला जा रहा है कि इजराइल से बदला लिया जाए, वहां के लोग बार बार ये बात कह रहे हैं कि इजराइल से बदला लिया जाए, क्योंकि खामनेई की मौत आम नहीं है।
पहले ही दिन, युद्ध के पहले दिन जब खामनेई की ये मौत होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि बार बार हम देख रहे थे जून 2025 में भी ट्रंप ने साफ तौर पर कहा था कि हमें पता है कि खामनेई कहां है, हम जब चाहेंगे तब वहां पर हमला कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो समय ठीक नहीं है। यानी कि ये सही बात थी कि अभी ये वो वक्त था जब कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ईरान थोड़ा सा थका हुआ था, या फिर यूं कहें रिसोर्सेज की कमी थी। पूरी तरीके से इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए वहां पर खामनेई को मौत के घाट उतारा। उसके बाद अब बेटे का नाम बेशक सामने आ रहा हो, लेकिन लोग इसका विरोध कहीं ना कहीं कर रहे हैं। खामनेई की जगह कोई दूसरा व्यक्ति वही होगा जो खामनेई जैसी नीतियों को आगे लेकर चल सके, जो वहां के लोगों से कनेक्ट कर सके, उस आइडियोलॉजी को मेंटेन कर सके। पर्णिका जी, आपको ऋतिक क्या लगता है ये युद्ध अभी कितना और चलेगा? हालांकि इस पर ट्रंप का भी बयान सामने आया था कि ये युद्ध जो है अभी रुकने वाला नहीं है और 1-2 हफ्ते अभी और खिंच सकता है, और साथ ही जो ईरान है वो लगातार युद्ध पे डटा हुआ है, हार नहीं मान रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो युद्ध है वो कब तक और आगे खिंच सकता है? पर्णिका, क्योंकि 7 दिन इस युद्ध को अभी तक हो चुके हैं और ये कब तक चलेगा, फिलहाल इसका कोई अगर बात करें इसकी उम्मीद तो नहीं लगा सकते कि आखिरकार ये कितने दिन चलेगी। कहा जाता है कि 48 घंटे में हो सकता है कि ये युद्ध आज शाम को यहाँ पर रुक भी जाए, क्योंकि तमाम बातें होती हैं, किस तरीके से मध्यस्थता कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है। हर देश के पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कि आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान की जब हम बात कर रहे थे तो ट्रंप बार बार बीच में कह रहे थे कि हम मध्यस्थता करा रहे हैं, हम दोनों के बीच में अगर बात करें तो सीज फायर करा देंगे। सीज फायर कराना इतना आसान अभी फिलहाल है नहीं, क्योंकि 7 दिन लगातार हो चुके हैं और एक भी दोनों ही देशों की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि वो रुकना चाहते हैं। किसी के भी मन में ये बात है नहीं। ईरान लगातार जो है हमले कर रहा है। साथ ही साथ अब ये पहले देखा जा रहा था कि इजराइल के साथ समर्थन बहुत ज्यादा था, अमेरिका उसके साथ था, फ्रांस, इटली, जर्मनी भी उसका साथ दे रहे थे, लेकिन अब अगर बात हम ईरान की करते हैं तो ईरान की तरफ से अब हिजबुल्ला भी अटैक करने को तैयार। और आपको बता दें हिजबुल्ला के पास अगर हम बात करें आर्म्स, रॉकेट्स, मिसाइल्स बहुत ज्यादा है, तमाम बहुत मजबूती रखता है हिजबुल्ला भी अपने पास। तो अगर ऐसे में अब ये लड़ाई होती है तो इजराइल को 2 फ्रंट से ये वॉर करनी होगी, क्योंकि लेबनान भी अगर उसके ऊपर हमला करेगा, उसके बाद ईरान भी उस पर लगातार हमला कर रहा था। 2 फ्रंट वॉर कहीं ना कहीं अब इजराइल के लिए भी हो जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे असमंजस की बात पर्णिका ईरान के लिए यह भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हम जानते हैं वो कभी भी ज्यादा स्टेबल रहते नहीं है। अभी लगातार वो इस बात को दिखा रहे हैं कि हम ईरान का विरोध कर रहे हैं, इजराइल की तरफ से चल रहा है। क्योंकि सभी को याद भी होगा कल रात की अगर हम बात करें तो युद्धपोत पर हमला किया गया है, जब यहां से भारत की तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर भारत की तरफ से वो युद्धपोत निकल रहा है, उसके बाद अमेरिकी पनडुब्बियों ने उस पर हमला किया, जो बात को दर्शा रहा है कि अमेरिका भी लगातार इजराइल का साथ दे रहा है, ईरान का विरोध कर रहा है। लेकिन कब तक? ये हो सकता है कि अगर कल डोनाल्ड ट्रंप ये कह देते हैं कि फिलहाल हम चाहते हैं ये युद्ध रुक जाए, तो ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के कहते ही शायद ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि बहुत सारे सोर्सेज ऐसे होते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली आपको बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। जब किसी देश के साथ आप युद्ध करते हैं, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन अब ऐसे में ईरान कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहा है, वो डिप्लोमेटिक से ज्यादा अब इस बात पर ध्यान दे रहा है कि हम सबसे ज्यादा स्मार्ट वर्क क्या कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये वो रूट है जो कि तेलों को लाने जाने का काम करता है। पर्णिका, समझने की जरूरत ही हो जाती है, क्योंकि ईरान अगर ये भी दिखा रहा है कि हम दब नहीं रहे हैं, ईरान ने सामने से नहीं बोला कि हमें लड़ाई रोकनी है, ईरान हर वो काम कर रहा है जिससे प्रेशर बने। और सिर्फ अब वो इजराइल पर प्रेशर नहीं बना रहा है, वो इंटरनेशनली हर देश पर या फिर यूं कहीं पूरे दुनिया पर प्रेशर बनेगा, क्योंकि लगभग पूरे विश्व का 20% का जो तेल है ये उसी रूट से आता है। और वो अगर वहां पर लगातार वो रूट बंद रहता है तो वो हमारे और आपके लिए, हमारे देश के लिए, चाहे वो यूरोपियन हो चाहे वो एशियन हो, तमाम जगहों पर इसका खामियाजा भुगतना होगा। तो वो इस तरीके की हरकत भी ईरान कर रहा है कि कहीं ना कहीं लोग इजराइल के पास जाएं, ट्रंप के पास जाएं, नेतन्याहू के पास जाएं, उन्हें बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिका और इजराइल की जंग की वजह से पूरी दुनिया में तेल संकट गहरा सकता है, लेकिन इस बीच ट्रंप ने भारत पर मेहरबानी दिखाई है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि वो रूस से 30 दिन का तेल ले सकता है। ऐसे में भारत को क्या कुछ फायदा हुआ है, आपको हम आगे बताएंगे। दरअसल अमेरिका ने रूस को भारत को तेल बेचने के लिए 30 दिन की अस्थायी इजाजत दे दी है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ये फैसला इसलिए ले चुका है ताकि दुनिया के तेल बाजार पर ज्यादा दबाव ना पड़े। हाल के दिनों में ईरान से जंग की स्थिति बनने के बाद तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई थी। इस बीच कई रूसी तेल जहाज महीनों से समुद्र में खड़े थे क्योंकि उन पर पाबंदियां लगी हुई थी। अब अमेरिका की इस छूट के बाद ये जहाज भारत को तेल बेच सकेंगे। इससे भारत को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जंग के माहौल के कारण डर था कि भारत में भी तेल की कमी हो सकती है, लेकिन सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश के पास करीब 50 दिन का तेल भंडार मौजूद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर दुनिया में तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतें ऊपर जा सकती हैं।
ऐसे में ये 30 दिन की छूट भारत के लिए काफी अहम मानी जा रही है। फिलहाल इस फैसले से भारत को तेल सप्लाई में राहत मिलने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी राहत जो है अमेरिका ने दी है भारत को। अमेरिका ने भारत को 30 दिन की छूट दी है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में इसी खबर पर ऋतिक ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। ऋतिक जी, जो अमेरिका ने रूस को ये छूट दी है कि जो भारत है वो 30 दिन का तेल वहां से ले सकता है, इसको लेकर क्या कुछ अमेरिका की चाल है? क्या कुछ आपको लग रहा है कि इसके पीछे कोई कूटनीतिक चाल नजर आ रही है अमेरिका की? होती है अगर हम किसी भी देश, दो देश जब आपस में लड़ रहे होते हैं, या फिर ये मिडल ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, गल्फ कंट्री सामने आसपास को पूरा रूट लगता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां से क्रूड ऑयल आता है, पेट्रोलियम आता है, एलएनजी आता है वहां से। तो तमाम ऐसे रिसोर्सेज हैं जो भारत को मिलते हैं, जो कि कहीं ना कहीं मैंने भी आपको पहले ही बताया था कि जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं या फिर उनके पास में अगर किसी भी चीज की क्राइसिस होगी तो वो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। तो ऐसे में क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये चीज पता थी कि अगर सप्लाई की बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है तो उतना हो नहीं पाएगा। हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जितनी डिमांड है उसके हिसाब से हमारे पास पर्याप्त सप्लाई हो। लेकिन अब ऐसे में अगर लगातार युद्ध चलेगा तो उनको ही पता था डोनाल्ड ट्रंप को कि अगले 30 दिन तक शायद हो सकता है कि डिमांड ज्यादा है, हम सप्लाई ना कर पाए। क्योंकि वेनेजुला का एग्जाम्पल सभी को पता है, 3 जनवरी को जब वहां से उनके राष्ट्रपति को उठा के लाया गया था तो सबसे पहले जो कब्जा किया था वो उनके टैंकर्स पे किया था वेनेजुला के, क्योंकि भारत बार बार कहता था कि हमें सस्ता तेल वेनेजुला से मिलता है, वहां से उठा लेंगे। उसके बाद सबसे पहले जो कब्जा था वेनेजुला के तेल टैंकर्स पे हुआ। इसी वजह से भी ट्रंप ने कहा है कि फिलहाल कोई प्रेशर बहुत ज्यादा ना पड़े, ऐसा ना लगे कि शायद इन क्रूड ऑयल्स का अकाल पड़ रहा है। इसके चलते अभी 30 दिन के लिए बोल दिया गया है कि वो रशिया से ले सकते हैं। इसके बीच का जो भी टैक्सेशन होगा वो एक अलग चीज हो गई, लेकिन ये भी माना जा सकता है कि अगर ये जो वॉर है ये लंबा चलता है तो शायद ये जो 30 दिन की अवधि है पड़ने का ये भी बढ़ाई जा सकती है। ऋतिक, भारत सरकार के अनुसार अभी तक हमारे पास कितना जो तेल का कितना अभी हमारे पास तेल है भारत में? देखिए पंडित, क्योंकि अगर ऐसे में बैकअप का जो प्लान होता है वो हमेशा लेके चला जाता है। कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ सकती है, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, उनकी सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। भारत के पास अगर अभी हम बात करें, जो कयास लगाए जाते हैं, जो वहां के सोर्सेस बताते हैं, फिलहाल अगले 25 से 30 दिन का जो तेल है, जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास पर्याप्त। हालांकि ये भी हो सकता है कि 30 दिन से ज्यादा हो, लेकिन इससे कम नहीं होगा। इसको लेकर के भारत चल रहा है। लेकिन ऐसे में अगले 30 दिन की हम बात अगर करते हैं तो क्योंकि पेट्रोल के महंगे होने के कयास लगाए जा रहे हैं, बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय पेट्रोल महंगा हो जाए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।